हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है यहाँ पर जब से रफाल डील की बात हुई है। और हम इस मुद्दे को क्यों डिस्कस करते चले जा रहे हैं यूट्यूब पर भी, उसके बाद ट्विटर पर भी, ताकि लोगों के ओपिनियंस यहाँ पर पता लगे और पता लगे कि क्या कन्फ्यूजन है, ताकि हम ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन कर पाएँ। तो बात यहाँ पर करते हैं शुरुआत से। तो शुरुआत होती है 2007 के आसपास से, जब इंडिया द्वारा MMRCA कॉम्पिटिशन स्टार्ट किया गया था, जिसके अंतर्गत 126 एयरक्राफ्ट लिए जाने थे। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि यहाँ पर मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स थे और उस समय के बेस्ट एयरक्राफ्ट थे, जिसमें से अल्टीमेटली रफाल को चॉइस बनाया गया। 2016 में कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, लेकिन खाली 36 एयरक्राफ्ट के लिए। ये डील एक्चुअली पहले ही साइन हो जानी चाहिए थी, लेकिन उस समय रक्षा मंत्री द्वारा कहा गया कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो 2016 में खाली 36 रफाल लिए गए, लेकिन रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी नहीं हो पाई। तो समय बीतता गया, बर्डन बढ़ता गया, क्योंकि बाकी MiG-21 के स्क्वाड्रन्स भी आपको रिटायर करने थे। जो पहले एयरक्राफ्ट आपने रिटायर किए थे उनके रिप्लेसमेंट आपको मिले नहीं, चाहे MiG-23 हो, MiG-27 हो या फिर MiG-21 के दूसरे वेरिएंट्स हो। थोड़ा सा बर्डन यहाँ पर कम करने के लिए आपने 83 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर दिए, जो कि अभी तक डिलीवर होना स्टार्ट नहीं हुए हैं, पर हो जाएंगे क्योंकि इंजन सब आना स्टार्ट हो गए हैं। खाली वेपन इंटीग्रेशन पेंडिंग है और कहा जा रहा है कि अगले महीने से इनकी डिलीवरीज स्टार्ट हो जाएंगी। उसके बाद आप 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A को ऑर्डर करने वाले हैं, जो कि अगेन हेल्प करेगा जो डिप्लीटिंग स्क्वाड्रन संख्या है उसको मेंटेन करने में। लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि ये जो आपका 83 + 97 का नंबर है, ये पुराने रिटायर हुए एयरक्राफ्ट को रिप्लेस करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। उसके बाद जो अभी आपके रिप्लेसमेंट आ रहे हैं जैगुआर्स, MiG-29 और मिराज 2000 के रूप में, उनके लिए भी आपको एडिशनल एयरक्राफ्ट पहले से लेने हैं। तो 36 रफाल की डील साइन करने के बाद और तेजस मार्क 1A के लेने के बावजूद एयरफोर्स क्लियर थी कि उन्हें 114 एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करने हैं MRFA के अंतर्गत, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर तेजस मार्क 2 का वेट किया जा सकता है, लेकिन वो अभी कम से कम 7 से 8 साल दूर है। और क्योंकि उसका डेवलपमेंट चल रहा है, इसलिए सेफ बेट यहाँ पर थी कि 114 एयरक्राफ्ट इंपोर्ट कर लिए जाए, क्योंकि रिक्वायरमेंट हमारी बहुत बड़ी है। तो तेजस मार्क 2 के भी अच्छे खासे नंबर हमें चाहिए होंगे। अब इंपोर्ट किए कहाँ से जाए? तो MMRCA कॉम्पिटिशन में हम सब कुछ इवेल्युएट कर चुके हैं और वहाँ पर हमें पता लगा था कि रफाल हमारे लिए बेस्ट एयरक्राफ्ट है। दूसरी चीज़ रफाल के फेवर में जाती है वो ये है कि 36 रफाल हम पहले से ऑपरेट कर रहे हैं, 26 नेवी द्वारा भी ऑर्डर किए गए हैं। तो ये एयरक्राफ्ट तुरंत ऑपरेशनल कर लिए जाएंगे और किसी दूसरे ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म की तरह इनकी कैपेबिलिटीज़ को समझने के लिए आधे से 1 दशक का समय हमें वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। बाकी बात रही एकदम फेयर डील की, तो इंपोर्ट्स के मामले में आप हमेशा मजबूर होते हैं। आप कोई भी डील उठाकर देख लीजिए जहाँ पर हमने कोई भी वेपन सिस्टम इंपोर्ट किया है, वो एकदम फेयर नहीं मिलेगी। इवन Su-30 MKI की डील में भी हमारा नुकसान है। बाकी बात रही ऑफसेट ऑब्लिगेशंस की, तो ये ना अमेरिकन कंपनीज पूरा करती हैं, ना ही आपको रशियन कंपनीज द्वारा पूरा किए मिलेंगे। और इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, तो खाली फ्रांस को सिंगल आउट करना सही नहीं है। तो ये चीज़ क्लियर है कि इंपोर्ट करते समय आप मजबूर होते हैं और आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाया जाएगा। इसलिए कहा जाता है आत्मनिर्भरता ज़रूरी है। इवन हमने एग्जाम्पल पास्ट में दे रखा है, Su-30 MKI में जब ब्रह्मोस का इंटीग्रेशन करना था तो रशिया द्वारा कितना ज़्यादा पैसा मांगा जा रहा था, जो कि हमने बहुत कम में किया है। तो ये हर कोई करता है। इससे आप तभी बच सकते हैं अगर आप चीज़ों को इम्पोर्ट ना करें। पर फिलहाल एयरफोर्स की ये हालत नहीं है। एयरफोर्स के अगर ऑप्शंस को देखेंगे तो उनके हाथ में अभी तेजस मार्क 1A ही है, जिसको लेकर वो 97 एडिशनल एयरक्राफ्ट का कमिटमेंट दे चुके हैं। बाकी तेजस मार्क 2 को आने में भी 7 से 8 साल का समय है और इनके आने के बाद भी प्रोडक्शन लाइन को मैच्योर होने में समय लगेगा और डिलीवरीज में समय लगेगा। तो एयरफोर्स के पास और कोई ऑप्शन ही नहीं था। वो इस चीज़ को लेकर क्लियर थे कि हमें 114 एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करने ही हैं। बाकी कुछ लोगों का यहाँ पर ये कहना है कि ये फंड हमें CCA जैसे प्रोग्राम में डालने चाहिए थे, साथ में नए इलेक्ट्रॉनिक्स के R&D में हमें डालने चाहिए थे, जो कि हमें फ्यूचर रेडी करते। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो R&D का प्रोसेस होता है ये अनसर्टेन होता है। इसमें आप कोई टाइमलाइन रख दें और उसी टाइमलाइन में आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम पास्ट में इतना डिले कर चुके हैं, अब हम उस पोजीशन में नहीं हैं कि हम खाली अनसर्टेनिटी पर ही बेट करें। वहाँ पर हमें पैसा लगाना पड़ेगा। CCA इम्पॉर्टेंट है, फ्यूचरिस्टिक इलेक्ट्रॉनिक्स का डेवलपमेंट इम्पॉर्टेंट है, पर वो पैरेलल में इम्पॉर्टेंट है। आपको प्रेजेंट में जो रिक्वायरमेंट है उसको भी एड्रेस करना है। और क्योंकि आप हमेशा से चीज़ें इंपोर्ट करते चले आ रहे हैं, तो वो एक दिन में नहीं छूटेगी। इवन चाइना द्वारा भी खुद से फ्लैंकर्स जो हैं बनाए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने तब भी रशिया से कुछ एयरक्राफ्ट प्रिक्योर किए हैं। चाहे यहाँ पर हम Su-35 की बात कर लें, चाहे हम यहाँ पर Su-30 MK की बात कर लें। तो अगर 114 एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करने ही हैं, तो वहाँ पर रफाल को छोड़कर और कौन सा ऑप्शन है? क्या आप अमेरिका से F-16 लेंगे? क्या आप यूरोफाइटर टाइफून लेंगे, जहाँ पर इतनी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं?
क्या आप रशिया से SU-35 लेंगे, और वो भी तब जब आप पहले से रफाल को ऑपरेट कर रहे हैं। और इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिएगा कि रफाल अपने कॉम्पिटिटर्स से महंगा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो जितनी भी रफाल डील्स हैं, अगर आप उनको प्राइस वाइज कंपेयर करेंगे दूसरे मॉडर्न एयरक्राफ्ट की डील से, तो प्राइस आपको काफ़ी कॉम्पिटिटिव मिलेगा। ये चीज़ हम कई बार प्रूव कर चुके हैं। यहाँ पर हम इंडोनेशिया को किए गए F-16 के ऑफर की भी बात कर चुके हैं, इजराइल की F-15 डील को भी डिस्कस कर चुके हैं, कतर के यूरोफाइटर टाइफून और रफाल दोनों को डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ पर रफाल का प्राइस इवन यूरोफाइटर टाइफून से ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन है जो कि बिल्कुल भी फैक्ट बेस्ड नहीं है कि रफाल एक बहुत एक्सपेंसिव एयरक्राफ्ट है। जितने भी मॉडर्न 4 या फिर 4.5 जन एयरक्राफ्ट हैं वो सारे एक्सपेंसिव हैं और सबका प्राइस कॉम्पिटिटिव है। आप खुद इस चीज़ की रिसर्च कर सकते हैं, हमने कई बार ये चीज़ प्रूव करी हुई है। तो रफाल परचेज करना एक्सपेंसिव होगा, ये एक मिस इन्फॉर्मेशन है और फैक्ट पर बेस्ड नहीं है। अब आता है दूसरा आर्ग्यूमेंट जो कि हमारा मेन टॉपिक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो 4 और 4.5 जन एयरक्राफ्ट हैं ये अपना रेलेवेंस खो रहे हैं। 2030 के बाद से हमें रफाल मिलना स्टार्ट होगा, 2040 तक मिलेगा और तब तक इसका कोई मतलब रह नहीं जाएगा। बेटर हम SU-57 जैसे 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ जाए। अगर आप इसी आर्ग्यूमेंट के साथ रहते हैं तब आपको तेरस मार्क 2 के प्रोक्योरमेंट को भी जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपको 2032-33 से पहले नहीं मिलेंगे और इनकी कंप्लीट डिलीवरी 2040 को क्रॉस करेगी। और क्योंकि कैपेबिलिटी वाइज रफाल और तेरस मार्क 2 सिमिलर होंगे, तो आप ये आर्ग्यूमेंट सामने नहीं रख सकते कि 2040 तक 4.5 जन एयरक्राफ्ट अपना रेलेवेंस खो देंगे। रियलिटी यहाँ पर यह है कि 4 और 4.5 जन एयरक्राफ्ट जो हैं ये वर्क हॉर्स होते हैं किसी भी एयरफोर्स का। आप कोई भी एयरफोर्स उठाकर देख लीजिए, उनकी सर्विस में 5th जनरेशन से ज़्यादा 4 और 4.5 जन एयरक्राफ्ट आपको मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी हैवी लिफ्टिंग करते हैं। इनको फ्लाई करना सस्ता होता है, मेंटेन करना सस्ता होता है, अपग्रेड करना आसान होता है, टर्न अराउंड टाइम इनका कम होता है, अवेलेबिलिटी रेट ज़्यादा होता है, सर्विस आसान होती है और इस मामले में रफाल एक्सेल करता है। रफाल का जो मॉड्यूलर डिज़ाइन है वो उसको फेवर करता है बेटर टर्न अराउंड टाइम, अवेलेबिलिटी रेट में। तो रफाल एक ऐसा एयरक्राफ्ट है कि अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो वो एयरक्राफ्ट आपको मिलेगा। रशियन एयरक्राफ्ट के साथ ऐसा इशू आता है। बाकी रफाल का जो लाइफ साइकिल कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, क्योंकि एयरफ्रेम की लाइफ भी ज़्यादा है और इंजन की लाइफ भी ज़्यादा है। रशियन प्लेटफॉर्म्स फेमस हैं क्योंकि इनका प्रोक्योरमेंट सस्ता होता है, पर इनका लाइफ साइकिल कॉस्ट ज़्यादा होता है, टर्न अराउंड टाइम ज़्यादा होता है, सर्विसेबिलिटी और अवेलेबिलिटी रेट कम होता है। और इसलिए ये जो आर्ग्यूमेंट सामने आ रहा है कि हमको एडिशनल Su-30 MPI को परचेज करके उन्हें सुपर सुखोई में अपग्रेड कर लेना चाहिए, ये भी एक ऑप्शन हो सकता था, हम इसके फेवर में नहीं है। जो अवेलेबल एयरक्राफ्ट हैं उनको अपग्रेड करके यूज़ करना सेंस बनाता है, पर अगर आप 2050 के बियॉन्ड इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करना चाहते हैं तो डिज़ाइन लिमिटेशंस यहाँ पर आ जाती हैं। बाकी बात करें 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म को इनकी जगह पर लेने की, स्पेसिफिकली SU-57 को रफाल की जगह पर परचेज करने की, तो ये चीज़ हमें समझनी है कि ये जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म है ये स्पेसिफिक रोल्स के लिए है। इनके स्टेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं स्पेशल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की, जहां पर ये एनिमी के ज़्यादा क्लोज जाते हुए ओपनिंग प्रोवाइड कराते हैं, जिसके बाद जो दूसरे 4 या 4.5 जन एयरक्राफ्ट हैं वो ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें, जैसे कि सीड और डेड मिशंस को परफॉर्म कर देना या फिर एनिमी के स्ट्राइक पैकेजेस को डिस्ट्रॉय करना, जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा बड़े नंबर में ये प्लेटफॉर्म नहीं चाहिए, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म मेंटेन करने में एक्सपेंसिव होते हैं। ये जो 5th जनरेशन कैपेबिलिटीज़ इनके पास आती है उसको मेंटेन करना एक्सपेंसिव है। तो यहाँ पर आर फ्लाइंग कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, लाइफ साइकिल कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है और अवेलेबिलिटी रेट भी अफेक्ट होता है। इसलिए जो 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म्स हैं उनको आप किसी भी मॉडर्न एयरफोर्स में देख लीजिए, वो 4 या 4.5 जन एयरक्राफ्ट के नंबर से कम ही मिलेंगे। तो क्या SU-57 रफाल से बेटर है? तो बिल्कुल है। रफाल पायलट्स ने ये चीज़ खुद एक्सेप्ट करी हुई है ऑन रिकॉर्ड कि ये अपने रफाल से एक 5th जनरेशन फाइटर को मैच नहीं कर सकते, पर अगर कॉम्बिनेशन में दोनों को इस्तेमाल किया जाए तो दोनों की ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ती है। और इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन आइदर और का नहीं है, आपको दोनों चाहिए। इसलिए तेरस मार्क 2 का भी केस बनता है और उसके साथ AMCA का भी केस बनता है, वरना बेटर ये होता कि आप तेरस मार्क 2 के प्रोजेक्ट को ड्रॉप करके उसके फंड्स AMC प्रोग्राम में लगाकर उसी के एडवांस वेरिएंट्स बना देते, लेकिन आपको दोनों चाहिए। तो दोनों प्लेटफॉर्म्स में कोई भी कंपटीशन नहीं है। तो 114 रफाल लेने के बाद भी यहाँ पर रूम एग्जिस्ट करेगा कि 2 से 3 स्क्वाड्रन 5th जनरेशन फाइटर प्लेटफॉर्म एज अ स्टॉप गैप लिए जाएं AMCA से पहले। अब बात करते हैं फंड्स की। तो प्राइस वाइज
रफाल के बजाय अगर आप कोई भी एयरक्राफ्ट 114 के नंबर मिले जो कि इसके कॉम्पिटिटर हैं तो उतना ही पड़ने वाला है। ये चीज़ अभी हम प्रूव कर चुके हैं। अच्छी बात यहाँ पर यह है कि लोकल प्रोडक्शन डिमांड किया जा रहा है, साथ में 60% इंडिजिनस कंटेंट डिमांड किया जा रहा है और लोकल वेपन्स का इंटीग्रेशन डिमांड किया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि ये डील अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख करोड़ कॉस्ट करेगी, जो कि $22 बिलियन होता है। और अगर $22 बिलियन में आपको 114 मॉडर्न 4.5 जन एयरक्राफ्ट मिल रहे हैं तो ये डील बुरी नहीं है। अब कुछ लोग यहाँ पर आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये 30 से 40 बिलियन डॉलर्स का पहुंचेगा। अब उसका क्या बेसिस है हमें नहीं पता। फिलहाल नंबर 2 लाख करोड़ का बताया गया है तो हम उसी पर डिस्कस कर रहे हैं। अब इसमें अलग से नंबर हम क्यों अज्यूम करें बढ़ा चढ़ा कर, ये हमें समझ में नहीं आता है। फिर एक और जो आर्ग्यूमेंट आता है वो ये आता है कि बात तो यहाँ पर 60% इंडियन कंटेंट की हो रही है, बात यहाँ पर इंडियन वेपन के इंटीग्रेशन की हो रही है, पर क्या फ्रांस एक्चुअल में ये चीज़ इंप्लीमेंट करेगा या नहीं करेगा। तो मैं पहले से ही अज्यूम कर लूँ कि ये नहीं करेंगे और उस बेसिस पर मैं क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर दूँ, सही नहीं है। अब फ्रांस को हटा दीजिए, क्या गारंटी है दूसरा करेगा? क्या यूएस करेगा? इंजन के मामले में हम उन्हें देख चुके हैं। क्या रशिया करेगा? पहले भी कई ऑफसेट क्लॉज में उनको हम देख चुके हैं। गारंटी तो किसी की नहीं है और ये इंपोर्ट में रहता है। आप अगर चीज़ें इंपोर्ट करेंगे तो सामने वाले की मर्जी पर है, इसलिए आत्मनिर्भरता ज़रूरी है। HAL को हम क्यों बोल लेते हैं? क्योंकि ये हमारी कंपनी है, टैक्स पेयर्स का पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, तो हम इनसे अकाउंटेबिलिटी डिमांड कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बाहर की कंपनी है तो उसके लिए हम क्रिटिसाइज़ करके कर भी क्या लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा हम ये बोलेंगे कि इनसे आप सामान मत लीजिए, लेकिन फिर फेयर कौन है? इसलिए आत्मनिर्भरता ज़रूरी है। तो स्पेसिफिकली इस मामले में आप फ्रांस को या डेसॉ को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये केस सबके साथ है। बाकी डेसॉ की बात करें या फिर फ्रांस की बात करें तो इनके साथ चीज़ें पॉजिटिव नेगेटिव रही हैं। पॉजिटिव कई मामलों में रहा है, तेजस के डेवलपमेंट में इन्होंने हेल्प करी है। ALH थ्रुफ के मामले में जो इंजन अभी लग रहा है ये फ्रेंच ओरिजिन का है और अब 100% इंडियन कंटेंट इसमें हम ऐड करने वाले हैं। शक्ति इंजन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। उसके बाद IMRH में जो अरावली इंजन बन रहा है वो भी हम साफरान के साथ बना रहे हैं। उसके बाद AMCA के लिए जो इंजन बन रहा है वो भी हम साफरान के साथ बना रहे हैं। तो एक बड़ा कोलैबोरेशन हम फ्रांस के साथ कर रहे हैं और उसके साथ अगर ये डील एसोसिएट होती है तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, क्योंकि नेगोशिएशन में ये हेल्प करेगा। अब बात करें कैपिटल एक्सपेंडिचर फंड की, तो हमने MMRCA कॉम्पिटिशन को समझाया आपको, जो कि 2007 से चल रहा है। तो 2007 से जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस पर हम अभी तक बैठे हुए हैं, पैसा हमने खर्च किया ही नहीं है। हर साल हमारा अंडरस्पेंड पैसा जा रहा है। उसके बाद हम ये कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है? जब आप सालों से पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं तो पैसा गया कहाँ? तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि पैसा इशू है। ये चीज़ डिफेंस सेक्रेटरी भी कह चुके हैं। बाकी जो यहाँ पर कुछ कंसर्न है वो भी जेन्यून है, इवन हमारे भी वो कंसर्न है, जैसे कि इंडियन वेपन्स अगर इनसे इंटीग्रेट नहीं हुए तो क्या, अगर इंडियन डेटा लिंक यहाँ पर नहीं लगाया गया तो क्या। पर उसको मैं तब रेस करूँगा जब उसके अगेंस्ट में कुछ हो रहा होगा। मैं पहले ही क्यों अज्यूम करके उसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दूँ? और इसकी क्या गारंटी कि अगर यहाँ पर डेसॉ की जगह लॉकहीड मार्टिन हो या फिर सुखोई हो, वो इस चीज़ को रिस्पेक्ट करेंगे? तो ये बात की कंसर्न है, अभी से इनको रेस करना ठीक नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि फ्रांस यहाँ पर एक ऐसी कंट्री है जो कि जियोपॉलिटिकली भी इंडिया के लिए न्यूट्रल है। यूएस की तरह अनस्टेबल रिलेशन हमारे इनके साथ नहीं है, साथ में रिलायबल वेस्टर्न टेक्नोलॉजी आपको मिल रही है। तो फिलहाल फ्रांस से बेटर कोई कंट्री नहीं है जियोपॉलिटिकली जिनसे हम मजबूत डिफेंस रिलेशन रख सकें, क्योंकि रशिया के साथ भी एक बैलेंसिंग एक्ट हमें बनाकर रखना पड़ता है। फ्रांस के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए शायद दशकों से हमारे मिलिट्री रिलेशंस चलते आ रहे हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।